नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल टर्म्स, किसके कारण? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, स्पेक्ट्रल टर्म्स हमें निकालना है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़, एक छोटा सा चीज़ को बता दूँ। देखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म्स कितनी हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए? तो वो होती है हमारे पास, किसकी मदद से निकालते हैं? कॉम्बिनेशन की मदद से निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप भी जानते ही हो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखिए बेसिकली आया कैसे है, पूरा उस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। देखो, आर क्या है यहाँ पे? आर मेरे पास है मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अलाउ हुआ है? फॉर एग्जांपल किसमें? सब सेल में। अब देखो मेरे पास एस सब शेल है, तो उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है? हो सकते हैं 2। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। जैसे पी है, तो पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। तो इसमें कितना आर की वैल्यू हो जाएगी? 6। और सपोज डी 10 है ना, तो डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। तो इसमें आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। आ गई बात इतनी समझ में? अब क्यों, देखो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबशेल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबशेल। तो गिवन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें 2 रखा। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज मैंने P2 लिखा। ठीक है, अब P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 6। लेकिन है कितने इसमें? गिवन कितने? गिवन कितने? गिवन हमारे पास है सिर्फ 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितना है? 2। तो टोटल नंबर जो स्पेक्ट्रल टर्म्स आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, कितनी आएगी? तो इसको कर लेते हैं 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 4 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आई बात? और ये इसको हम लिख सकते हैं 6 × 5 इंटू में इसको मैं 4 फैक्टोरियल लिख लूँगा। 4 फैक्टोरियल नीचे और ये 2 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 से को काट देंगे, 5 और 3 15। ठीक है, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? 15। देखो एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिए यहाँ पे समझाया है। अब देखो कार्बन के लिए है, तो देखो ये मेरे पास तो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, और कंप्लीटली फिल्ड के कारण स्पेक्ट्रल टर्म्स जो होती है ना, उसको मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। लेकिन कंप्लीटली फिल्ड को हम डिस्कार्ड करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीटली फिल्ड सेल्स को डिस्कार्ड करेंगे। उसका हमसे पूछा नहीं है। हम भी जब भी स्पेक्ट्रल टर्म्स निकालने के लिए पूछेगा, तो यदि वो कहे, सेल को कहे तो निकालेंगे, नहीं तो हम हमेशा जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है उसी से निकालेंगे, क्योंकि वही हमें एंगुलर मोमेंटम वगैरह देता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला भी है, निकाल भी सकते हो। जैसे P में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इससे निकालो। देखो P में कितना होता है? L का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ जब तुम L का वैल्यू 1 लिखोगे, तो 2 और 1 प्लस 1 कितना का? 3, 3 दूनी 6। तो P में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते थे। अब बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देखो यहाँ पे मैंने कार्बन का एग्जांपल लिया, तो देखो P2 है, ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के दोनों कौन से सेल में? P सेल में है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोला गया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, जो पॉसिबल, क्या कहा मैंने? पॉसिबल, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल टर्म्स जो मेरे पास आई है, वो कितनी आई है? 15। अब एक बात जो ध्यान देने वाली है कि इस 15 में ना दोनों चीज़ें हैं। अब इस 15 में वो भी हैं जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना, पॉली प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, और जो पॉली प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती वे टर्म्स भी हैं। तो ये टोटल 15 टर्म्स हैं। लेकिन हम पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से कि कौन सी स्टेट्स वैलिड होती हैं, कौन सी स्पेक्ट्रल टर्म्स वैलिड होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगी। समझ में आया? तो टोटल तो 15 आएंगी, उन 15 में दोनों होंगे, पॉली और नॉन पॉली। कितनी होंगी? हमारे पास दोनों को मिला के 15। लेकिन हम अभी निकालेंगे जब, तो हम सिर्फ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वही वैलिड होती है। अब देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता क्या है हमारा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम, कि जो भी 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास होते हैं, कितने? जो 4 क्वांटम नंबर है, N L, समझ में आया? ML,
ms, ठीक है ना। ये एक जैसे नहीं हो सकते, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इस सिमिलर नहीं हो सकते, उनके लिए डिफरेंट होने चाहिए तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं एग्जिस्ट करेगा। मैंने बहुत सिंपल सी भाषा में समझाया है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो स्पेक्ट्रल टर्म्स की, हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की निकालना सीखते हैं। तो उससे पहले देखो 2 और मोर इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो मोर के लिए हम यहाँ पे डिस्कस मैं नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा मैं आपको बताऊँगा आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो फॉर 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम नंबर्स n एंड l आर सेम। n और l क्या होते हैं, सेम होते हैं। अभी देखो ऊपर हमने अभी क्या लिखा था, कार्बन के लिए क्या लिखा था, 1s2 2s2 2p2। कार्बन में कार्बन कितना होता है, C6 तो होता है कार्बन, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब देखो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास ये है, अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन का एक ही सेल में है, नाम क्या है p, तो l सेम है, और दोनों कौन सी सब सेल सेम है, और दोनों कौन सी सेल में है, n इज इक्वल टू 2। दोनों इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1। पहला इलेक्ट्रॉन भी इसी सेल में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी सेल में है, यानी n और l दोनों के लिए क्या है, सेम। आप देख सकते हो 2p2 है ना, तो 2p2 दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n और l की वैल्यू सेम है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कराना है, लेकिन तो उसका मतलब क्या, m और l, ms ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफर करने चाहिए, अलग करने चाहिए। ये भी यदि सेम कर दोगे तो फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। अब वही बात मैं जैसे बताया, ड्यू टू इक्विवेलेंस सर्टेन स्पेक्ट्रल टर्म्स आर नॉट अलाउड। टोटल तो 15 थी, अभी मैंने ऊपर देखा, तो इक्विवेलेंस के कारण पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नंबर ऑफ टर्म्स को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, तो कम आएगी हमारे पास। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। देखो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, देखो जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू 2 है, जो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू कितना है, 3। अलग अलग है या नहीं है, n अलग हो गया दोनों का, समझ में, बेशक p ऑर्बिटल में हो लेकिन n अलग है, तो नॉन इक्विवेलेंट ही हो गई। अब देखो नॉन इक्विवेलेंट के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है स्पेक्ट्रल टर्म्स को कैसे निकालना है, आप उस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसमें अब डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन और 3 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑलरेडी निकाल के दिखाया है प्रीवियस क्लासेस में, आप उसको देख सकते हैं। अब देखो 2p2, अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है मात्र, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने, और वो कौन से नॉन इक्विवेलेंट है, तो उनके लिए स्पेक्ट्रल टर्म्स मेरे पास क्या आई है, ये आई है। अब ये आई कहाँ से है, इस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, समझ में। अब देखो ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना दोनों p ऑर्बिटल में, लेकिन अलग अलग हैं, नॉन इक्विवेलेंट है। यहाँ पे भी दोनों p में है लेकिन इक्विवेलेंट है, उनके कारण तो ये, लेकिन इक्विवेलेंट यदि हो जाएंगे तो उसके कारण ये। देखो एक तो ये आया, आप देख सकते हो, एक हमारे पास क्या है, ये है स्पेक्ट्रल टर्म, और एक स्पेक्ट्रल टर्म ये है। ये और ये अलाउ नहीं है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, समझ में आ गई बात। अब ये क्यों ऐसा है डिटेल में नीचे देखो। अब देखो 4 इक्विवेलेंट, अब इसी के लिए तो हम निकाल रहे हैं 2p2, ठीक है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, 1/2। दूसरे वाले के लिए भी, इलेक्ट्रॉन के लिए तो 1/2 ही होता है, तो मेरे पास टोटल क्वांटम नंबर कितना आ गया, स्पिन क्वांटम नंबर, देखो माइनस कर दो मिनिमम आ गया, जोड़ दो मैक्सिमम आ गया, यही पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों सेम ऑर्बिटल में है, L1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, L2 की वैल्यू भी 1 होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो घटा दो 0, जोड़ दो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2, और 1 आएगा बीच में, 0 1 2 3 ऐसे चलता है, समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखो S भी आ गया, L भी आ गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना रह गया, मात्र रह गया J। अब ये जो मैंने तरीका आपको मैं बताया है ना, ये हम नॉन इक्विवेलेंट में भी करते हैं। अब बस थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है। आप जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ना वो सबसे सिंपल है, क्यों, क्योंकि आपने बुक्स में पढ़ा होगा, ब्रिटिश स्कीम के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, टेबल बना के फिर यहाँ से बीच से काटते हैं
उसको फिर उस मेथड से करते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन मैं उस मेथड से आपको नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप टेबल बना के करोगे। सारा पेपर आपका हो जाएगा और आप टेबल बनाते रह जाओगे। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, उससे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आई बात? यदि किसी को चाहिए कि वो ब्रिट स्कीम से भी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं, 2 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए नीचे, ठीक है ना। तादाद ज़्यादा होगी तो मैं आपके लिए एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा। समझ में आई बात? मेन हमारा काम है कंसेप्ट्स को समझना। अब देखो, ये आप नोट करके रखो इस चीज़ को, यही काम आएगी। अभी मैं हमारा देखो ये पूरा नहीं हुआ है, मैं एस निकाला, एल निकाला, अभी जे भी निकालेंगे, लेकिन जे की कौन सी वैल्यू लेंगे उसके लिए ध्यान रखो। बहुत ज़्यादा सिंपल है। इफ़ ओनली 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, यदि 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो एक इवन रूल होता है। क्या होता है? एक इवन रूल होता है, जो ये कहता है कि वही स्टेट हम अलाउ करेंगे जो जिसके लिए सम जो है ना एल प्लस एस क्या होगा? इवन होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यानी एल प्लस एस आपको क्या लेना है? इवन लेना है, और उसी को अलाउ करना है, और बाकी को हम लेंगे ही नहीं। इक्विवेलेंट में ये केस किस में ध्यान रखना? इक्विवेलेंट में करना है। समझ में आई बात? नॉन इक्विवेलेंट के लिए नहीं है। करते हैं। अब देखो हमारे पास, देखो ऊपर मेरे पास क्या है? s इज इक्वल टू 0 1, और l का वैल्यू कितना आया? 1, ओ सॉरी 0 1 2, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो s इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? सिंगलेट, सिंगलेट के देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है? मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होती है, तो s का वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो सिंगलेट टर्म्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। तो हम क्या करते हैं, देखो एक बार s इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और फिर l का तीनों वैल्यू ले लेंगे, फिर उसके बाद s इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, फिर l का तीनों वैल्यू ले लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। सेम चीज़ हम नॉन इक्विवेलेंट में भी करते हैं। अब डिफरेंस देखना कहाँ आएगा, ध्यान से देखना। सिंगलेट के लिए करें हम, देखो s 0 लिया तो l का 0 1 2 लिया। अब देखो j का वैल्यू कैसे निकालेंगे? घटाओ, जोड़ो, मैक्सिमम वैल्यू भी वही आएगी। फिर इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ा, देखो घटाओ वही आएगा, जोड़ने पे भी वही आएगा, घटाओ जोड़ो वही आएगा, मतलब जे का वैल्यू यही आएगा। और जे का समझ में आए बात? सिंगलेट के लिए तो कर लिया। अब हमें लेकिन लेना कौन सा है? जहाँ एल प्लस एस इवन हो। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 0 आएगा तो ये इवन आ रहा है तो इसी को लेंगे। ये ओड आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। ये इवन आ रहा है, इसको लेंगे। तो देखो इक्विवेलेंट में हमारे पास यही टर्म्स अलाउ होंगी। देखो एल का वैल्यू 0 तो एस आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 2s+1 स्पेक्ट्रल टर्म्स हम कैसे लिखते हैं? ये तो लिखते हैं, जे का वैल्यू तो यहाँ 0 आ गया। एल के लिए मेरे पास एस ऑर्बिटल होता है, तो मल्टी सिंगलेट है तो ये 1 आ गया। 2s+1 होता है ना, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम हमने ये किया। अब देखो ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट कहने का मतलब है, देखो ये 1 हम जब लेंगे, है ना, यहाँ पे s का वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 है, ठीक है ना। 2s+1 है ना, 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? ट्रिपलेट। देखो अब एक एक करके जोड़ते चले जाओ इन्हें, सॉरी जोड़ के मतलब जे का वैल्यू निकालो। देखो घटाओ 1 आएगा। अब इन दोनों को ले लो, मैक्सिमम वैल्यू भी वही आएगी तो एक ही रखा। देखो इन दोनों को घटाने पे कितना आएगा? 0 आएगा। जोड़ने पे कितना आएगा? 2 आएगा, लेकिन बीच में एक वैल्यू भी होगी। 1 और 2 ले लो, अब S1 और L2 लो, घटाने पे 1 आएगा, जोड़ने पे कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आई बात? लेकिन बीच में एक 2 भी तो होगा, 1 2 3 ऐसे चलता है, हम जानते हैं। समझ में आई बात या नहीं? ध्यान से। अब देखो लेंगे कब? अब अलाउ कौन सी? जिसके लिए L प्लस S इवन होगा। देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे करोगे तो भूलोगे नहीं। अब देखो यहाँ जोड़ो, सिंपल जोड़ना है, मैं कोई यहाँ पे अब जे नहीं निकालना, सिर्फ सिंपल इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। ओड आएगा, इसको नहीं लेंगे। 1 और 1 कितना आएगा? 2 आएगा, इवन है, इसको लेंगे। 1 और 2 कितना आएगा? 3 आएगा, ओड हो गया, इसको नहीं लेंगे, हमें इवन लेना था। तो इसी वजह से देखो 0 1 2, जे का वैल्यू 0 1 2 आ गया, पी के एल का वैल्यू 1 है तो पी आएगा, और ये ट्रिपलेट था तो 3, तो ये आ गया। तो मेरे पास देखो स्टेट्स कौन कौन से आई? 1s0 1 d 2 3 p 0 1 2।
अब कैसा भी आपको क्वेश्चन दे दे, आपको वो D2 कहे, F2 कहे, P2 कहे, कुछ भी कहे, F जो भी कहे आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो विशेषकर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे? देखो, टू डिटरमाइन द स्पेक्ट्रल टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। कैसे? अब देखो, कंप्लीटली फिल्ड सेल के लिए स्पेक्ट्रल टर्म क्या होगी? अब ध्यान, जैसे मैंने बताया था, कंप्लीटली फिल्ड सेल के लिए तो मोमेंटम जीरो होता है, चाहे वो ऑर्बिटल मोमेंटम हो, एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे स्पिन मोमेंटम हो, सब जीरो होता है। कैसे होता है जीरो? अब देखो, कंप्लीटली फिल्ड सेल होती है जो, उसके लिए एस का वैल्यू कितना है 2, पी का वैल्यू कितना 6, डी मतलब डी टी, यही तो होता है कंप्लीटली फिल्ड। एम एल देखो, अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है, इसमें 10 है। अब मैं सिर्फ इसी का लूँ यदि, देखो एम एल का वैल्यू कितना है 0, सभी को जोड़ने पर। समझ में आया? क्योंकि सारा होता कैसे है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे तो होते हैं, एक ऐसे आएगा और एक ऐसा आएगा। अब दोनों का स्पिन भी तो ये ऊपर की तरफ है नहीं, दोनों के एक दूसरे का फैक्ट कैंसिल कर देंगे, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी जीरो होगा, तो एम एल कितना आएगा 0, तो एल भी जीरो होगा, एस स्टेट होगी। इसी तरीके से कैपिटल एम एस, सारे इलेक्ट्रॉन्स जैसे 2 थे, इसमें 6, तो 6 का सम करेंगे तो एम एस भी जीरो आएगा, तो एस बी कितना आ गया 0, एल भी जीरो, एस भी जीरो, तो जे की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो देखो जे क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 आया। एल क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 आया। एस क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये भी 0 है। मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि एस 0 है ना, ये होगा। अब स्पेक्ट्रल टर्म देखो क्या होगा, स्पेक्ट्रल टर्म निकालने लगे तो एस एल 0 को क्या लिखते हैं एस, जे का वैल्यू 0 आया, एस मल्टीप्लिसिटी 1 आई है। तो एक बात ध्यान रखना, देखो इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड फॉर क्लोज्ड सेल। कोई तुमसे ये पूछे S2 का स्पेक्ट्रल टर्म क्या आएगा, तो आंख मीच के बताओ 1s0 होता है, ये याद रख सकते हो, या जैसे मैंने अभी निकाला है ऐसे निकाल सकते हो। कोई तुमसे पूछे P6 का क्या होता है, P6 कंप्लीटली फिल्ड है, उसका भी यही होगा। कोई तुमसे पूछे D10 का क्या होता है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, उसके लिए भी यही होगा। कोई तुमसे F14 का पूछ ले, F14 भी कंप्लीटली फिल्ड है, उसके लिए भी यही होगा। समझ में आई बात? तो इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, याद रख सकते हो या साथ साथ निकाल सकते हो। अब देखो NLQ और NLR माइनस क्यू हैव सेम स्पेक्ट्रल टर्म्स। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या, देखो हम जैसे ऐसे मैंने लिखा 3P4, ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, N का वैल्यू तो 3 हो गया, L क्या हो गया P हो गया, और Q हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब अभी ऊपर मैंने बताया था Q और R को डिफाइन किया था, R तो टोटल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे मैं कह रहा हूँ, अब ध्यान से देखो इन दोनों का स्पेक्ट्रल टर्म सेम कैसे है। अब देखो जैसे है P5 है, तो P5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, P में 6, तो 6 में से 5 घटा दो, कितना आया 1। तो इन दोनों का क्या होगा, स्पेक्ट्रल टर्म सेम होगी। तुमसे कोई कहे P5 का निकालो, अब इसका मतलब नहीं है तुम 5 इलेक्ट्रॉन का L1 L2 L3 L4 L5 करके बैठ जाओ और निकालो, नहीं। P5 का निकालना है तो वही होगा जो P1 का होगा, तो P1 का निकालना तो बहुत आसान है, सिंगल इलेक्ट्रॉन में आसानी से तुम निकाल सकते हो। समझ में आया? यदि P2 है तो P2 का स्पेक्ट्रल टर्म्स वही होगी जो P4 की होगी, 6 में से 2 को घटा दो। समझ में आया? 4। अब देखो जैसे D8 है, अब D8 में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन का तुम स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जोड़ने बैठ जाओ और स्पेक्ट्रल टर्म निकालने लगो तो रात हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, तो 10 में से किसको घटाया 8, कितने बचे 2, तो जो D8 का होगा स्पेक्ट्रल टर्म्स वही D2 का होगा, तो D2 का निकालना क्या है, आसान है। तो इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। समझ में? फाइंड स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर D8, तो D8 का निकालना है, तो D8 का निकालना है तो क्या करो, सीधा D2 का निकालो। ये आपके लिए होमवर्क है, और मुझे इसका आंसर आप किस में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, स्पेक्ट्रल टर्म्स इसकी क्या आएंगी। अब रही बात देखो 3 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की, यदि तुम्हें 3 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है तो मैं आपको ब्रिट स्कीम पढ़ाऊँगा, उससे तो सभी का निकल जाता है, लेकिन वो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव है ना। देखो ऐसा नहीं कि हम नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, लेकिन कम समय में हमें ज़्यादा करना है, ठीक है।
तो कमेंट में बताओ मुझे, तो मैं इस चीज़ को आपको करा दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। अब देखो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी फिज़िक्स का सिलेबस है ना वो सारा कवर कराऊँ जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। इवन एस्ट्रोनॉमी से लेके कॉस्मोलॉजी, इवन टेंसर, वो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।